नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम नितेश कटारिया है। A to Z ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज के 2 वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। इस सीरीज में मैं आपको 6 वीडियो शेयर करने वाला हूं। आज तीसरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है जो दोनों वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। आपने उससे कुछ लर्निंग की होगी, आपने उससे कुछ सीखा होगा। आज का जो तीसरा वीडियो है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो मैं उसमें आपको बताने वाला हूं। पहले 2 वीडियो में मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था वो मैं आपको जस्ट एक रीकैप कर देते हैं। सो इन फर्स्ट वीडियो 3 अल्फ़ाबेट कवर किए थे। फर्स्ट A for एटीट्यूड, B for बिजनेस प्लान, C for कैपिटल और फंड रेजिंग। इन सेकेंड वीडियो वी कवर्ड 4 अल्फ़ाबेट्स, D for डिसिप्लिन, E for एनर्जी, F for फेलियर ए स्टेपिंग स्टोन एंड G for गोल्स। आज की वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स कवर करने वाला हूं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं H से। सो H इज फॉर ऑनेस्टी एंड एथिक्स। ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, बिजनेस में ऑनेस्टी का एक अपना रोल है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स, ट्रस्टवर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी, ये सब ऐसे वर्ड हैं, अगर आपने इसका बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया या आपके बिजनेस में गुडविल नहीं है या आपके बिजनेस की साख नहीं है तो बहुत लंबे समय तक आपको बिजनेस करना या उसमें सफलता पाने में डिफ़िकल्टी होगी, उसमें सफलता पाना मुश्किल है। शॉर्टकट मत अपनाइए, टेम्पटेशन पे मत जाइए, क्योंकि आप देखेंगे जो बड़े बिजनेसेस हैं आज की तारीख में, जो बड़े नाम हैं बिजनेसेस में, चाहे वो टाटा ले लें या विप्रो के अजीम प्रेमजी ले लें या इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ले लें, तो वो अपनी इंटीग्रिटी और एथिक्स के नाम पे जाने जाते हैं। और उन्होंने जो अपना बिजनेस किया है वो बिजनेस एथिक्स के बेसिस पे किया है। उन्होंने कभी शॉर्टकट को अडॉप्ट नहीं किया है और बिजनेस में हमेशा ऑनेस्टी के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है। इसी कारण इतने टाइम होने के बाद भी, ये इतने सालों पे काम करने के बावजूद भी उनका नाम एक रेस्पेक्ट से लिया जाता है। बिजनेस आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आपने उसमें शॉर्टकट किया है या अगर आपने उसमें यह सोचा है कि मैं सामने वाले को बेवकूफ़ बना के या उसको धोखा दे के इसमें काम कर लूँ, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको उसमें बेनिफिट मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में आपको सफलता पाना मुश्किल है। कई बार गलत काम करने से या जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने में प्रॉब्लम भी आ जाती है। मैं आपको बहुत 2 बड़े एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े नाम थे, लेकिन थोड़ी सी गलती होने के कारण, थोड़ा सा अनएथिकल प्रैक्टिस होने के कारण वो नाम जो है बहुत, उनका नाम, उनकी जो इमेज है वो टार्निश हो गई है, इमेज खराब हो गई है। रजत गुप्ता साहब की मैं बात बताता हूं आपको। रजत गुप्ता साहब की एक स्टोरी बताता हूं पहले। रजत गुप्ता ने बीटेक कंप्लीट किया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एमबीए किया जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने एमबीए किया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से एंड कंपनी। मैकिन्से एंड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है और उस कंपनी के ये फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ही वॉज बोर्ड मेंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी लाइक गोल्डमैन सैक्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड अमेरिकन एयरलाइंस। उनका करियर बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा करियर था उनका, इंटेलिजेंट थे और ही वॉज अमंग द बेस्ट प्रोफेशनल्स इन यूएस। लेकिन एक छोटी सी गलती होने के कारण, एक छोटी सी मिस्टेक होने के कारण ही वॉज सेंटेंस फॉर 2 years इन यूएस बिकॉज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग चार्जेस।
एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने फ्रेंड को पास ऑन कर दिया था। जो बोर्ड की इंफॉर्मेशन होती है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, वो अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिया, और उस ट्रांसफ़र करने के बेसिस पे उस फ्रेंड ने करोड़ों रुपए जो है स्टॉक मार्केट से गेन कर लिया था। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते हुए उनको 2 साल की जेल हुई। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी गलती करने के कारण जो रजत गुप्ता साहब का जो एक करियर था, वो वो खत्म हो गया, और उनको जो देखने का नजरिया था, जो दूसरे लोगों को का देखने का नजरिया था, वो पूरा चेंज हो गया। सो ये एक छोटी सी गलती, एक अनएथिकल प्रैक्टिस के कारण उनका पूरा पूरा करियर जो है वो बर्बाद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको इंडिया का देता हूं। मिसेस चंदा कोचर, शी कंप्लीटेड ICWA फ्रॉम मुंबई। शी वॉज गोल्ड मेडलिस्ट इन हर MBA फ्रॉम जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो हिंदुस्तान का बहुत अच्छे कॉलेजेस या बहुत अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गिना जाता है, जमनालाल बजाज। वहाँ से उन्होंने MBA किया था, और शी वॉज गोल्ड मेडलिस्ट। शी वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ICICI बैंक, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है ICICI बैंक, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रही थी। शी वॉज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन द ईयर 2011। उनको 2011 में पद्म विभूषण भी मिला। लेकिन एक थोड़ा सा स्कैम के चलते हुए, थोड़ा सा शॉर्टकट लेने के लिए, शायद उनका कुछ लोन देने में अपना पर्सनल इंटरेस्ट उनका रहा था, इसके कारण उनको टर्मिनेट किया गया। उनके ऊपर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स का इन्वेस्टिगेशन हुए, और कई तरह के इन्वेस्टिगेशन होने के कारण उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, अपने पद को छोड़ना पड़ा। सो जो हिंदुस्तान की वो टॉप 10 या वर्ल्ड की जो टॉप 10 बिजनेस वुमन थी, वो एक ही झटके में उसका करियर खत्म हो गया। आप ये 2 फोटो आप देखिए, दोनों फोटो मिसेस चंदा कोचर की ही हैं। सेकंड फोटो जो आप नीचे वाला फोटो देखेंगे, तो उसमें वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो 8-10 घंटे की जो ग्रिलिंग हुई थी, या 8-10 घंटे की क्वेश्चनिंग हुई थी, उसके बाद का फोटो है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक छोटी सी गलती या एक अनएथिकल प्रैक्टिस के कारण उनको अपना करियर बर्बाद हो गया, और लोगों का उसको देखने का नज़रिया चेंज हो गया। सो मेरा ये कहना है कि ये बेसिकली बिजनेस में आपको ये देखना है कि आप गलती से भी कोई गलती ना करें। अगर आपका कुछ आउटस्टैंडिंग है, अगर आपको कुछ बैंक को लोन चुकाना है, आप लोन दीजिए, उसको पैसा वापस करिए। अगर आपको कुछ आउटस्टैंडिंग है, आपको कुछ सप्लायर्स का पैसा आपको देना है, आप पैसा दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको बताइए कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है, मैं टाइमली आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा। सो सामने वाला भी उसको अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि नहीं, मैं इसका पैसा मार लूँ या इसका पैसा नहीं दूँ, तो ये आपके लिए एक डिफिकल्ट हो जाएगा, और आपको बिजनेस में हो सकता है ये आगे जाके प्रॉब्लम हो। शॉर्ट टर्म में आपको सफलता मिल सकती है, बट इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी ए प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन फॉर यू। सो एज ऑनेस्टी का ध्यान रखिए बिजनेस में, कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, और अपनी एक क्रेडिट वर्दीनेस या एक अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करिए मार्केट में, और उसके बेसिस पे आप अपना बिजनेस करिए। So next alphabet is I. So this is idea to execution. आप देखते हैं कि हर व्यक्ति के पास में, या जो भी एक एंटरप्रेन्योर है, उसके पास कई आइडियाज होते हैं। उसके पास 20, 25, 30, 40 आइडियाज होते हैं। उसके पास रोज नए नए आइडियाज आते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए आइडिया तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका एजुकेशन जो है, उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आइडियाज विदाउट एजुकेशन आर हेलुसिनेशंस। मीन्स अगर आपके पास केवल आइडिया है और उनका कोई एजुकेशन नहीं है, तो ये आप दिन में आप सपने देख रहे हैं। सो आपको जो भी आपका बिजनेस आइडिया है,
आपको देखना है कि वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, या उसको एग्जीक्यूट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, आपके पास क्या क्या हर्डल्स है। सो अगर मैं कहूँ कि आप एक बहुत खराब आइडिया है, उसका मैं 0 मार्क देता हूँ। वीक आइडिया 1, सो आइडिया है उसका 5, गुड आइडिया 10 एंड ग्रेट आइडिया 15। अगर आप कोई एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं 0, वीक एग्जीक्यूशन 1000, सोशो एग्जीक्यूशन 10,000, गुड एग्जीक्यूशन 1 लाख एंड ग्रेट एग्जीक्यूशन 10 लाख। सो आपका जो सक्सेस है, बेसिकली जो सक्सेस है वो इट विल बी ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडिया एंड द एग्जीक्यूशन। अगर आपके पास ग्रेट आइडिया है और ग्रेट एग्जीक्यूशन है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वो सक्सेस रेशियो आपको अपने बिजनेस में या अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मिलेगा। सो आइडिया के साथ साथ आपको उसको एग्जीक्यूट करने का आपको होना चाहिए कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और आपको उस डायरेक्शन में बेसिकली काम करना है, तभी जाके आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में सक्सेस मिलेगा। सो दिस इज आई। नेक्स्ट अल्फाबेट इज जे। जे इज जुडिशियस डिसीजंस। जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं या जब आपका बिजनेस आप एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको कई बार कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको देखना है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसका मैन पावर कहाँ से आएगा, उसके लिए मशीन्स कहाँ से आएगा, उसको मैं परचेज मशीन करता हूँ तो लोन कहाँ से मिलेगा। अगर आपको मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग के लिए क्या मेथड्स आपको करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहेगा, मार्केटिंग के लिए क्या क्या चैनल्स उसको यूज़ करना है, फाइनेंस के लिए क्या उसके पास रहेगा, वो उसको लोन लेना है, डेट लेना है या उसका इक्विटी करना है। सो आपको डे टू डे लाइफ में आपको कई बार कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो डिसीजन का जो प्रोसेस है वो एक बहुत साइंटिफिक वे में होना चाहिए, और उसके हिसाब से जो आपका डिसीजन हो वो इन्फॉर्म डिसीजन हो, और जिसके कारण जो है आपके पास सारी इंफॉर्मेशन उस डिसीजन से रिलेटेड हो, तभी जाके आप उसका फाइनल डिसीजन करें। सो एक ये बेसिकली 7 स्टेप्स होता है डिसीजन में। सो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है डिसीजन के लिए कि आपको जो डिसीजन लेना है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि मेरे को क्या किस चीज़ के लिए डिसीजन लेना है बेसिकली। देन उसके बाद आपको उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है कि इस डिसीजन लेने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास चाहिए। वो डिफरेंट सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। थर्ड इज आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आपको अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है तो रॉ मटेरियल के लिए कौन कौन से सप्लायर्स है। अगर आपको मशीन खरीदना है तो मशीन के लिए आपके पास कौन कौन से वेंडर्स हैं। अगर आपको मार्केटिंग करना है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग के लिए कौन कौन से चैनल्स आपके पास मार्केटिंग के, सोशल मीडिया है या डिजिटल मार्केटिंग है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। सो आपको बेसिकली ऑल्टरनेटिव्स देखना है कि उस डिसीजन लेने के लिए आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। देन आपको जो भी आप ऑल्टरनेटिव्स ले रहे हैं उसके लिए आपको कंपैरिजन करना होगा कि भाई किसके लिए क्या। आप एक SWOT एनालिसिस भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का एक एनालिसिस भी कर सकते हैं। आपको सारे जो भी ऑल्टरनेटिव्स है उनका देखना है कि क्या प्लस है क्या नेगेटिव है। चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स, जो भी आपको बेस्ट लगता है कि भाई ये मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है तो आप उस डिसीजन की ओर जाइए। देन आपको एक्शन लेना है और उसके बाद जो है जो डिसीजन लिया है आपको उसका रिव्यू करना है। सो डेली बेसिस पे आपको कई बार कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में आपको ये देखना है कि उसमें इमोशंस का इस्तेमाल नहीं हो। आप कभी कोई बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत आप जो है खुश होते हैं, तब उस टाइम आप डिसीजन मत लीजिए। आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस डिसीजन से रिलेटेड, तभी जाके वो डिसीजन जो है राइट होगा। कई बार आप कई बार जो है सबको खुश करने के लिए कोई डिसीजन ले लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपको आपके डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन लें, आपको हर आदमी जो है आप हर आदमी को खुश नहीं रख सकते हैं। कई बार आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। सपोज आपको
मैन पावर रिडक्शन करना है, मैन पावर कम करना है, तो आप उसमें इमोशनल होकर काम नहीं कर सकते हैं। आपको टफ डिसीजन लेना होगा और आपको ये देखना होगा कि अगर ये टफ डिसीजन लेने से क्या मेरी कंपनी सर्वाइव होगी या मेरा बिजनेस सर्वाइव होगा। आप वो देखिए, आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप मत देखिए, आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तभी जाके आपका जो है बिजनेस सक्सेस होगा या जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है हिस्ट्री में एक देखा गया है, मैं आपको शेयर करता हूँ। सो डिसीजन लेने का क्या इंपॉर्टेंस है और राइट डिसीजन लेने का, टाइमली डिसीजन लेने का क्या इंपॉर्टेंस है। सो इन 1998 Yahoo had the chance to buy Google for 1 to 2 million in its initial stage since incorporation. They said Google's page rank is not worth to buy. सो याहू के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी 1998 में गूगल को परचेज करने के लिए, और उस टाइम जो गूगल का जो वैल्यूएशन था वो 1 से 2 मिलियन डॉलर था। लेकिन याहू ने उसको मना कर दिया, याहू ने उसको डिक्लाइन कर दिया कि भाई उसका जो पेज रैंक है, जो रैंकिंग सिस्टम है, वो इतना वर्थ नहीं है, और उसका जो 1 से 2 मिलियन डॉलर की जो वैल्यूएशन किया है ये भी बहुत ज़्यादा है। तो याहू ने जो है उसको लेने से मना कर दिया। सेकेंड, इन 2002 याहू हैड ए चांस टू बाय गूगल फॉर 5 बिलियन। याहू बैक्ड आउट बाय स्टेटिंग दैट गूगल इज ओवरवैल्यूड। 2002 में याहू को वापस एक मौका मिला गूगल को परचेज करने का, लेकिन इस टाइम गूगल ने जो अपना वैल्यूएशन बताया वो 5 बिलियन बताया। 1998 में आप देखेंगे उस टाइम 1 to 2 मिलियन था, बट इन 2002 विद इन 4 ईयर्स गूगल ने अपना जो वैल्यूएशन वो बताया 5 बिलियन डॉलर। बट याहू ने ये कह के वापस उसको जो है डिक्लाइन कर दिया कि ये 5 बिलियन डॉलर जो है ओवर वैल्यूड है और ये उसका जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा है। नाउ थर्ड स्टेज, इन 2008 Microsoft proposed to acquire Yahoo for 45 billion. Yahoo rejected the offer by stating that they are undervalued by Microsoft. इन 2008 में Microsoft Yahoo के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई 45 बिलियन का वैल्यूएशन करता है Yahoo का, कि आप 45 बिलियन लेके अपने आप को सेल कर दें, या Microsoft ने उसको एक्वायर करने का सजेशन दिया 45 बिलियन ने। लेकिन इस बार याहू ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई जो 45 बिलियन का जो आपने वैल्यू बताया है ये बहुत कम है। बट इन 2018 याहू गोट सोल्ड टू वेरिजोन फॉर ए mere 4.8 billion, while Google is being valued at over 1000 billion today. सो 2018 में वेरिजोन ने याहू को एक्वायर किया ओनली इन 4.5 बिलियन डॉलर। तो आप देख सकते हैं कि जो डिसीजंस राइट टाइम नहीं लेने के कारण जो कंपनी का वैल्यूएशन था वो कहाँ तो 45 बिलियन में 2008 में माइक्रोसॉफ्ट इसको एक्वायर करने वाले थे, लेकिन फाइनली याहू को जो है वो केवल 4.8 बिलियन डॉलर मिला। सो ये डिसीजंस आपको राइट लेना है, आपको सारे प्रोस एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो गूगल है वो 1000 बिलियन डॉलर की कंपनी है, और याहू जो है अपने आप को उसने 4.8 बिलियन डॉलर में उसको सेल करना पड़ा। सो डिसीजंस आपको लेने हैं, राइट डिसीजन लेने हैं, लेकिन ये है कि कई बार आपको 10 डिसीजन लेंगे तो हो सकता है उसमें आपको 4 आपके डिसीजन गलत भी होंगे, ये भी श्योरिटी है। आप 100% जो है सक्सेस का रेशियो नहीं हो सकता है, कई बार आप गलत डिसीजन भी लेते हैं। बट डिसीजन लेते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि वो वेल इन्फॉर्म्ड है और उससे रिलेटेड आपके पास सारा इंफॉर्मेशन हो, उसी बेसिस पे आप डिसीजन लें। So this was like alphabet J for judicious
decisions. Now next is knowledge. So कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है या जो अपना बिजनेस कर रहा है, नॉलेज एक्वायर करना या नॉलेज का एक्सपांड करना बहुत ज़रूरी है. नॉलेज इज वेल्थ. नॉलेज किसी भी वेल्थ से कम नहीं है. आपको हर समय एक लर्निंग मोड में रहना है एंड देयर शुड बी कंटिन्यूस लर्निंग एट ऑल द टाइम्स. आप अपने स्किल सेट इम्प्रूव करिए, आप अपना नॉलेज इम्प्रूव करिए, आप दूसरे के एक्सपीरियंस से जो है आप लर्निंग करिए. नॉलेज गेन करने के लिए आप कुछ सेमिनार्स या कुछ वेबिनार्स आप अटेंड कर सकते हैं. अगर आप आज के दिनों में हो सकता है आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं, लेकिन कई तरह के वेबिनार्स जो है आपको ऑनलाइन होते हैं अपने ट्रेड से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पे आपको कुछ नया इनपुट मिले, जहाँ पे आपको कुछ नया ज्ञान मिले, नया नॉलेज मिले. इसके अलावा मेरी आपसे एक सलाह है कि आप बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़िए, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो गया या कुछ जो मैगजीन्स होती है बिजनेस मैगजीन्स, वो पढ़िए. वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ इंसाइट मिलेगा. देन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस बिजनेस पर्सनालिटीज लाइक टाटा या अजीम प्रेम जी या नारायण मूर्ति या बिरला की जो ऑटोबायोग्राफी है, आप उनको पढ़िए. तो वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वहाँ से आपको ये मिलेगा कि अगर वो फेल हुए हैं या अगर उनको किसी काम में प्रॉब्लम आई है तो वो वहाँ से कैसे बाहर आए. आप कुछ ऑनलाइन फोरम्स जो है होती है अपने अपने ट्रेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो आप ज्वाइन कीजिए. आप लिंक्डइन में अपना जो है वहाँ पे भी काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे आप वो ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. या वहाँ से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ आप अपने प्रॉब्लम शेयर करके वहाँ से आपको आंसर मिल सकता है. एक योर स्टोरी करके एक ऑनलाइन मैगजीन है या ऑनलाइन इनका एक पोर्टल है. सो वहाँ पे जो भी नए नए बिजनेस आइडियाज़ है या जो जो एंटरप्रेन्योर्स जो काम कर रहे हैं उसके बारे में उनको उनका पूरा प्रोफाइल वो टाइमली शेयर करते हैं. काफ़ी अच्छा इनका पोर्टल है. वहाँ पे भी आपको अपने से रिलेटेड लोग या अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जर्नी के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी. देन एक और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक मैंने वीडियो शेयर किया था पहले मारवाड़ी बिजनेस मंत्रा पे, आप वो जरूर देखिएगा. उसमें मारवाड़ी बिजनेस का क्या मूल मंत्र है, क्या किस टाइप से, क्या उनके सक्सेस होने के पीछे क्या राज है, उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है. आप उसको भी सुन सकते हैं और वहाँ से भी आप जो है कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं. कुछ बुक्स जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उनको पढ़िए अगर आपको टाइम मिले तो. धीरूभाई अंबानी अगेंस्ट ऑल ऑड्स, काफ़ी अच्छी बुक है और धीरूभाई अंबानी की जर्नी के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने एक छोटे से पेट्रोल पंप के अटेंडेंट से लेके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया. देन रश्मि बंसल की एक बुक है कनेक्ट द डॉट्स. इसमें उन्होंने डिफरेंट फील्ड के जो एंटरप्रेन्योर्स थे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई एमबीए नहीं था, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं था और छोटे शहरों और छोटे स्मॉल टाउन से आके उन्होंने जो है बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश किया है. तो इसके बारे में ये बुक है. उन्होंने 20 एंटरप्रेन्योर्स को इसमें इंक्लूड किया है. रतन टाटा, प्राइड ऑफ द नेशन. रतन टाटा फ्रॉम सॉल्ट टू स्टील, सारे बिजनेसेस पे उन्होंने काम किया है और रतन टाटा एक बहुत रेस्पेक्टेबल नाम है हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान के बिजनेस एम्पायर में. और उनके बारे में आप पढ़िए, उनकी क्या जर्नी रही है, कैसे उन्होंने काम किया है. देन मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम द मास्टर्स, अजीम प्रेम जी, विप्रो की जो स्टोरी है, विप्रो को कैसे उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, कैसे एक साबुन बनाने वाली कंपनी थी और साबुन बनाने वाली कंपनी को इन्होंने एक आईटी का जाइंट बनाया है, एक सॉफ्टवेयर जाइंट बनाया है. ये पूरा जर्नी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है.
नारायण मूर्ति की बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे एक पाटनी कंप्यूटर्स में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी को इस्टेब्लिश करता है या बड़ी कंपनी को बनाता है। तो इस ये भी आप पढ़ सकते हैं। बिजनेस महाराजाज ये गीता पीरामल की बुक है और इसमें इन्होंने 6 या 7 जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो बिजनेस इंडिया के बड़े नाम हैं बिजनेस में, उनके बारे में बताया है। उनके बारे में उनकी एक सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना आप लर्निंग करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे या जितना आप नए नए जगह पे एक्सप्लोर करेंगे, आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस इंफॉर्मेशन या उस एक्सपीरियंस को आप अपने बिजनेस या अपने आप जो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नॉलेज को आपको एक्वायर करना ज़रूरी है। नॉलेज आपको हर समय जो है अपना बढ़ाना ज़रूरी है और नई नई चीज़ों को आपको सीखना ज़रूरी है। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो आपको अपना नॉलेज बेस बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिस इज के फॉर नॉलेज। लेटर है एल एंड एल इज फॉर लीडरशिप। लीडरशिप मैटर्स। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको अपनी टीम को लीड करना है, उनको इंस्पायर करना है, उन और जो उसके अंडर में काम करने वाले हैं या उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एम्पावर करना है, उनको डेलीगेट करना है और ही हैज़ टू लीड बाय द एग्जाम्पल। क्योंकि चाहे बिजनेस हो या चाहे खेल का मैदान हो, वहाँ पे जो लीडर है या जहाँ वहाँ पे जो कैप्टन है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैप्टन अपने टीम के मेंबर्स के साथ कैसे काम करता है या उनको कैसे मोटिवेट करता है, कैसे इंस्पायर करता है, इस पे टीम की सफलता निर्भर करती है। कई बार देखते हैं अगर लीडर अच्छा है, आप देखते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, धोनी का, महेंद्र सिंह धोनी का जो लीडरशिप स्टाइल था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। वो जो मीडियोकर भी अगर कोई प्लेयर है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस या उतना मोटिवेट कर देता था कि वो मैदान पे जाके वो बहुत ही अच्छा अपना खेल दिखाते थे या बहुत अच्छा उन्होंने टीम को कई बार जो है जितवा भी देते थे। सो जो कैप्टन है या जो लीडर है उसके ऊपर उसकी टीम की हार या जीत निर्धारित करती है। बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में भी ऐसा ही है। अगर आपका लीडरशिप अच्छा है, अगर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, अगर आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो आपको सफलता पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने लोगों को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। तो एक बहुत अच्छा स्टोरी है लीडरशिप के ऊपर, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो थे, उन्होंने जब एक इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे पूछा था कि साहब लीडरशिप का मतलब क्या है, एक अच्छा लीडर आप किसे मानते हैं। तो उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि 1973 में जब वो इसरो में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और उनको एसएलवी के ऊपर एक प्रोजेक्ट दिया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपर। एसएलवी नाम था, SLV-3। और 1973 में ये प्रोजेक्ट उनको मिला था और उस प्रोजेक्ट में उनको जो रोहिणी उपग्रह था वो 1980 तक रोहिणी उपग्रह को जो है वो पृथ्वी की कक्षा में उसको स्थापित करना होता है। ये टारगेट दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट दिया था। और उस टाइम जो चेयरमैन थे वो प्रोफेसर सतीश धवन जो है वो इसरो के चेयरमैन थे। तो 1973 में ये प्रोजेक्ट दिया गया और प्रोजेक्ट के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे। और जो भी उनको पैसा चाहिए था या जो भी रिसोर्सेज चाहिए था या जो भी मैन पावर चाहिए था वो सब उनको दे दी गई थी। बट टारगेट ये था कि 1980 तक जो है ये रोहिणी को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का उनको टारगेट दिया गया था।
सो बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर था और किसी भी तरह से उसको 1980 तक ये काम करना था। तो अब्दुल कलाम ने साहब उस पर काम किया और ये 6-7 साल काम करने के बाद इन द मंथ ऑफ अगस्त 1979 ये सब कुछ रेडी हो गया और एक पर्टिकुलर डे लॉन्च करने की बात आ गई कि भाई हम जो है रोहिणी रोहिणी को हम लॉन्च करने वाले हैं। काफ़ी मीडिया के लोग भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, तो ये सुबह 7 बजे जो है इसको लॉन्च करना था और 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। 7 बजे जब सब कुछ चेक कर लिया गया और लास्ट मोमेंट में जब डॉक्टर अब्दुल कलाम देख रहे थे सारा ठीक है या नहीं है, तो वो जब सब चेक कर रहे थे तो कंप्यूटर में उनको एक जगह कहीं स्नेक दिखाई दिया, कहीं उसको प्रॉब्लम दिखाई दी उनको। तो उन्होंने जो अपने साथी साइंटिस्ट थे उनसे बात किया कि भाई ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये अपना सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जो साथी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आप अपना बटन आप प्रेस कर दीजिए और ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो तय समय पे जो है उन्होंने अपना जो कंप्यूटर का था वो बटन दबा दिया और लॉन्च कर दिया। फर्स्ट स्टेज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन सेकंड स्टेज से पहले ही उसमें कुछ टेक्निकल स्नेक आ गया और वो पूरा उपग्रह रोहिणी उपग्रह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर गया और प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया। ये सबके लिए बड़ा शॉकिंग था। इतना मेहनत करने के बाद 6 साल काम करने के बाद भी जो है उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही थी, सफलता नहीं मिली और वो काफ़ी हताश हो गए। उनकी पूरी टीम मेंबर्स थे वो काफ़ी हताश हो गए। और 8 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो ये भी वहीं थे, लेकिन जो चेयरमैन थे इसरो के प्रोफेसर सतीश धवन, वो 8 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो आगे गए और उन्होंने मीडिया वालों को जवाब दिया कि साहब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था और ये हमारा फेलियर है। एज ए चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा था और साइंटिस्ट ने काफ़ी इसमें काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन अल्टीमेटली इसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हम वापस कोशिश करेंगे और हो सकता है कि बहुत जल्दी हमको इसमें सफलता मिलेगी। और ये कह के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने करी। नेक्स्ट ईयर 1980 में वो बताते हैं कि वापस हमने मेहनत किया, जो उसमें प्रॉब्लम्स थी उसको आइडेंटिफाई किया और उसको हमने जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उसको हम ओवरकम करते हुए वापस इन द मंथ ऑफ लाइक जुलाई और अगस्त वापस उसको लॉन्च करने का टाइम आ गया और 1980 में हमने उसको लॉन्च किया। और उसमें जैसे हमने बटन दबाया वो पहले ही अटेम्प्ट में जो है वो सफल हो गया और पृथ्वी की कक्षा में जाके वो स्थापित हो गया। चारों तरफ से बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला, बहुत खुशी हुई है। और उस टाइम पे भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और 8 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। तो हम साइड में खड़े होकर देख रहे थे कि साहब अभी भी वापस जो है प्रोफेसर सतीश धवन जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। इस बार सतीश धवन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए, आप जो जर्नलिस्ट है उनका जवाब दीजिए। तो ये एक जो डिफरेंस था कि जब फेलियर आया था तो फेलियर के लिए एज ए चेयरमैन उन्होंने प्रोफेसर धवन ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन जब सक्सेस मिला, जब हमको इसमें सफलता मिली, तो वो सफलता उन्होंने टीम के नाम करी और जो टीम के लोग थे उनको उन्होंने आगे करके उनके लिए एक अप्रिसिएशन उनको दिया गया और सारी सफलता का श्रेय उन्होंने अपनी टीम को दिया। सो ये एक सक्सेसफुल लीडर में ये एक काबिलियत होती है कि जब अगर फेलियर है तो वो अपने ऊपर ले रहा है और जब उसको किसी काम में सफलता मिली है तो वो सफलता का श्रेय अपनी टीम को दे रहा है।
तो लीडरशिप के कई एस्पेक्ट है, लीडरशिप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन लीडरशिप में कम से कम एक बेसिक जो एक गुण होना चाहिए, बेसिक जो एक वो होना चाहिए, एक बेसिक थिंग जो है वो ये है कि वो अपने लोगों को इंस्पायर करे, उनको मोटिवेट करे और उनसे अपना इस तरह से काम ले कि इट शुड बी ए विन विन सिचुएशन। ये सबके लिए एक जो है एक विन विन सिचुएशन हो और एवरीबडी शुड गेन आउट ऑफ दिस। सो दिस वॉज रिगार्डिंग लीडरशिप। सो आज हमने 5 अल्फ़ाबेट कवर किए हैं, HIJK और L। सो मुझे लगता है ये जो भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है उसमें ये सारे एस्पेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मुझे उम्मीद है ये जो भी छोटी स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या जो भी आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो आपके काम में आएगा, आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। In next, we will cover other alphabets in next video. So आज जो है ये 3rd वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। उनके लिए हो सकता है ये वीडियो काम का रहे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।